नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर देव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉन ऑफ पीडी में। आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करने वाले हैं DSSP PRT एग्जाम के बारे में। DSSP ने अभी जो हाल फिलहाल में जो वैकेंसी निकाली है DOE PRT और NDMC PRT की, उसका जो एग्ज़ाम होना है, उस एग्ज़ाम में जो बैठने वाले कैंडिडेट हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उनके दिमाग में मोस्टली ये 4 पॉइंट घूम रहे हैं। इन्हीं चारों पॉइंट के आसपास बात करने वाले हैं। ये चारों पॉइंट क्या है उसके बारे में हम देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होना है। DSSP PRT का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना है उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें आपको मेरिट में आने के लिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और वो अटेम्प्ट कैसे करना है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये जो एग्ज़ाम है उसमें कितना स्कोर करें कि आपका जो सिलेक्शन है वो सेफ रहे, ये कंफर्म हो जाए कि अब मेरा सिलेक्शन, मेरा जो नाम है वो मेरिट में आएगा ही आएगा। और एग्ज़ाम कब तक होगा, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। मोस्टली कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। चारों पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहना है। कुछ कैंडिडेट होंगे जो पीछे भी एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, उनको आइडिया होगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, लेकिन कुछ फ्रेशर्स हैं, कुछ पहली बार दिल्ली की एग्ज़ाम के लिए ट्राई करेंगे, कुछ लोग हो सकते हैं बीच में जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे तब अप्लाई किया हो, उसके बाद अब ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं तो क्या चेंजेस आए हैं। तो ये सारी बातें हम बात करेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। आपके कुछ डाउट हैं या कुछ और जानना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे वीडियो में जानकारी चाहते हैं तो टॉपिक आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। हम उन कमेंट्स को प्रॉपर रिप्लाई करेंगे, आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। और यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो हमसे जानकारी के बारे में छूट रहा है तो हम क्या करेंगे, उस पर आपके लिए एक यूट्यूब वीडियो लेकर के आएंगे। हम आगे चलते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों, इस एग्ज़ाम में दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी। हालांकि अब जब ऑनलाइन होने लगा है तो उसमें क्या किया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से सेक्शन बना दिए हैं, यानी 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन, 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन, इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। तो 200 क्वेश्चन के कितने सेक्शन हो जाएंगे, 20 नहीं 10 है ना, 10 सेक्शन हो जाएंगे। 5 सेक्शन हो जाएगा सेक्शन ए में और 5 सेक्शन हो जाएगा सेक्शन बी में। सेक्शन ए की क्या अच्छी बात है कि इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, 3, 4, 5, और हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन कितने आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। यानी क्या हो गया कि सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से सेक्शन बनाया जाए या सब्जेक्ट के हिसाब से सेक्शन बनाया जाए, वो बात वही रहनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। चेंज किस में आता है, चेंज आता है सेक्शन बी में, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ये पूरा का पूरा एक है ना। लेकिन चूंकि क्वेश्चन इसमें 100 है तो इसमें जो सेक्शन है, सब सेक्शन बोलेंगे उसे, वो 5 हो जाते हैं 20 क्वेश्चन के। हालांकि उन सब सेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिलेबस में उसका जो एग्जाम क्वेश्चन का पैटर्न है कोई डिफरेंस नहीं होता। वो बस बाई चांस क्वेश्चन की किस्मत के ऊपर है कि वो पहले सेक्शन में पूछा जाता है या लास्ट सेक्शन में पूछा जाता है। तो हम बारी बारी से ऊपर से बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, राइट। हिंदी में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो हिंदी है उसका लेवल कुछ नहीं होता, इसका लेवल आपका 10th लेवल का हिंदी पूछी जाती है। इंग्लिश जो है वो भी 10th लेवल का, ये भी 20 क्वेश्चन। रीजनिंग 10th लेवल तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन जो 12th लेवल का SSC वगैरह का जो CHSL का एग्ज़ाम होता है +2 का, उसका लेवल सेम होता है 20 क्वेश्चन। मैथ वही CHSL का जो एग्ज़ाम होता है उसका लेवल होता है मैथ का 20 क्वेश्चन। इसमें मैथ में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगा है उसमें जो DI का सेक्शन है, 4 से 5 नंबर का DI के क्वेश्चन पूछते हैं। वो DI वाला सेक्शन थोड़ा सा मुश्किल पूछा जाता है, राइट। उसके बाद जीके भी इजी लेवल रहती है, एवरेज रहता है, इजी तो नहीं कहेंगे, एवरेज है, क्योंकि 4200 पे ग्रेड की जॉब के लिए एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन ओके कह सकते हैं इसको। तो ये भी 20 क्वेश्चन है। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट मिलाकर के हो गए 100 क्वेश्चन। और चूँकि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि DSSP का जो एग्ज़ाम है वो हर एक क्वेश्चन, जो PRT वाला एग्ज़ाम है उसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यानी 100 क्वेश्चन हो गए तो कितने मार्क्स हो जाएंगे, 100 मार्क्स हो गए, राइट। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें चूँकि आपके फील्ड का सब्जेक्ट है
है ना, क्योंकि सीटेट में पूछा जाता है 30 मार्क्स का, एक 30 मार्क्स है क्यों, और बाकी सब्जेक्ट में भी जो सीटेट के सब्जेक्ट हैं उसमें भी कुछ कुछ पैडागोजी रहती है, टीचिंग ऑफ दिस एंड टीचिंग ऑफ दैट करके। इसके अलावा जो आपका 2 साल का डिप्लोमा है, डिप्लोमा का जो कोर्स किया है उसमें भी पूछा जाता है। उसमें तो आपको 11 लगभग 22-23 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें यही पूछा जाता है, यानी आपका पसंदीदा क्षेत्र है, राइट। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो कभी कहीं से पूछ लिया जाता है, तो पार्टिसिपेंट के लिए ये थोड़ा सा समस्या उत्पन्न करता है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, और चूंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो ये वाला सेक्शन भी 100 नंबर का हो गया, यानी 100 क्वेश्चन टोटल हो गए 200 क्वेश्चन, और 100 नंबर टोटल हो गए 200 नंबर, राइट। अब हम बात करेंगे इसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी के बारे में कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, हैं। तो हम आगे चलते हैं। अटेम्प्ट करने के लिए दोस्तों, अटेम्प्ट करने के लिए हम इस पर ध्यान देंगे। हमारे 2 टारगेट हैं। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम तैयारी कर रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, कोई स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, तो हमने 2 चीज़ों पे काम करना है। एक तो करना है टाइम टारगेट पे, और दूसरा काम करना है मार्क्स के टारगेट पे, राइट। हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। हिंदी में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 20। इसमें 20 क्वेश्चन में से लगभग मान के चलिए कि 14 से 15 क्वेश्चन तो रहते हैं वन लाइनर टाइप का, पढ़िए टिक कीजिए, पढ़िए टिक कीजिए। लेकिन एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पैराग्राफ टाइप का, पैसेज टाइप का, अनुच्छेद वाला, उसमें आपको थोड़ा सा रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो 15 क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले, ये तो आप 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो पैराग्राफ वाला है उसमें आपको 2-3 मिनट की टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। यानी फिर भी हिंदी आपका 6 से 7 मिनट में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम मेरे अकॉर्डिंग जो डिसाइड किया गया है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इसको एक टारगेट रख करके इस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपका हिंदी वाला जो सेक्शन है वो 8 मिनट से ज़्यादा उसको सॉल्व करने में नहीं लगना चाहिए, और जो मार्क्स का जो टारगेट है वो रखना चाहिए 17, यानी 17 से कम नहीं आनी चाहिए। अब हिंदी में आप एक टीचर हैं, 10th तक आपने पढ़ा है। सबसे बड़ी बात है कि डाइट के कोर्स में, टीचर के कोर्स में जितने बच्चों का एडमिशन होता है वो कहीं ना कहीं स्कॉलर बच्चे रह रहे होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनका सारे सब्जेक्ट पे एक समान कमांड होता है। तो आप हिंदी में 17 से कम उम्मीद नहीं रख सकते। उसके बाद हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में वही 20 क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज पड़ती है मोस्टली कैंडिडेट की, कुछ कैंडिडेट की है फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन वो भी जो एग्ज़ाम में होते हैं थोड़े से डाउटफुल रहते हैं। तो यानी इसमें 12 मिनट का टाइम है मेरे अकॉर्डिंग, और इसमें जो मार्क्स का टारगेट है 13 मार्क्स। इसमें आप हिंदी की तरह 18 या 19 उम्मीद लेके ना चलें। किसी का आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन 13 से 14 नंबर इसमें इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर है, विश्वास रखिए। और इससे आपका सिलेक्शन कहीं भी प्रभावित नहीं होगा कि इंग्लिश में 13 नंबर 14 नंबर यानी एक कम स्कोर रह गया, नहीं। इंग्लिश में 13-14 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है। रीजनिंग की बात करें, इसमें 20 क्वेश्चन है आपके, राइट। टाइम 10 मिनट। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, कोई क्वेश्चन होते हैं लगभग मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन होंगे बस 20 क्वेश्चन में से, जो कि आपका टाइम उलझाएंगे। तो आपके ऊपर है कि आप 1-2 क्वेश्चन को छोड़ते हैं, छोड़ करके अपना टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम देते टाइम आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर, उस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है उसमें आपको मार्क्स भी कमाने हैं और टाइम भी कमाना है। कमाना मतलब घटाना नहीं है, अर्न करना है। मार्क्स अर्न करना है और टाइम अर्न करना है। टाइम कैसे अर्न करेंगे? आपको उन क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा कि किन क्वेश्चंस को छोड़ना है। जैसे मुझे ध्यान है कि मेरे बैच में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें मैथ में DI के क्वेश्चन पूछे गए थे, और काफ़ी हार्ड टाइप के, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा था उनका। मतलब CGL में भी CGL में भी यदि पूछा जाता तो CGL के कैंडिडेट के लिए भी वो टफ क्वेश्चन थे। तो उन क्वेश्चन को यदि आप ईगो के साथ लड़ाएंगे कि नहीं मैं इसको तो करके छोड़ूंगा, तो फिर वो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही बने थे। और मैं जानता हूँ ऐसे मोस्टली कैंडिडेट को कि जिनने भी उन 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दिया वो फ़ायदे में रहे, और जिन्होंने उन 4-5 क्वेश्चन अपने आप को उलझा दिया कि नहीं मैथ तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ के क्वेश्चन को कैसे छोड़ दूँ, तो वो उलझ गए, उनको लास्ट में टाइम की दिक्कत पड़ गई। तो आप ध्यान रखेंगे, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन यदि छोड़ना पड़े तो बेशक छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी क्वेश्चंस को मन लगा कर अटेम्प्ट कीजिए। इसमें 18 नंबर से कम नहीं आने चाहिए।
आगे चलते हैं। मैथ 20 क्वेश्चन है। इसमें जो टाइम मैंने दे दिया है 20 मिनट का टाइम दिया है आपको, 20 मिनट का टारगेट है आपका टाइम का। क्यों है? क्योंकि टीचिंग वाले जो मोस्टली कैंडिडेट हैं वो प्रॉपर कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं और करते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका फोकस रहता है यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट में। ये जो फर्स्ट पार्ट है जनरल सब्जेक्ट का पार्ट है वो इस पर ज़्यादा तैयारी नहीं करते हैं और इसमें भी यदि करेंगे तो रीजनिंग कर लेंगे, जीके याद कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे, मैथ पे नहीं करेंगे। उनको लगेगा मैथ पढ़ते तो आए 10th तक कर लेंगे, उनको ये आइडिया नहीं रहता कि ये मैथ थोड़ा सा कंपटीशन का मैथ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो जब कंपटीशन में सडनली उनका धप्पा होता है तो उनको टाइम लगता है। एक तो वो कैंडिडेट हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर चुके हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो फटाफट शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन चूँकि कैंडिडेट तो इसमें सारे इंटेलिजेंट है, कैंडिडेट इसमें सारे इंटेलिजेंट हैं तो मैथ के क्वेश्चन वो भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो स्कूल वाले मेथड से मतलब पूरा एक पेज में सॉल्व करेंगे, यानी उनको टाइम लगेगा। तो फिर भी यहाँ पे टाइम है आपका 20 मिनट का टाइम है। और जो मार्क्स का है, चूँकि मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं तो कहूँगा कि आप यदि डीआई के पिछले बार की तरह क्वेश्चंस आपका सामना ना हो तो 20 नंबर में से 20 भी ला सकते हैं और लोगों के आते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट जीके 20 क्वेश्चन है इसमें। जीके आपका बहुत आपको टाइम, जीके में नंबर थोड़े से करते हैं लोगों के क्योंकि जीके बहुत वास्ट है, तो लेकिन जीके आपको टाइम कमा के देता है, यानी जीके में आप टाइम अर्न कर सकते हैं। 5 मिनट में आप जीके के 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, यानी जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें भी टाइम सेव होगा क्योंकि आता है तो टिक हो गया वहीं पे, है ना। और सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन एग्जाम की कि आपको यहाँ पे वो सर्कल फिल नहीं करने, है ना। क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के आगे बॉक्स बना हुआ है, जो सही ऑप्शन है उसको टिक कीजिए और उसको टिक करने के साथ जो सर्कल है वो अपने आप फिल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अपने आप कर देगा। यानी सर्कल फिल करने का काम और मेहनत और समय ये ऑनलाइन एग्जाम ने आपका काफ़ी बचा दिया है, ठीक है ना। तो जीके के जो क्वेश्चन आते हैं आपको वो टाइम सेव करेंगे और जो नहीं आते हैं वो भी टाइम सेव करेंगे, क्योंकि उनसे मत्था मत मारिए, उनसे नमस्ते करके आगे बढ़िए और आपका टाइम सेव हो जाएगा। और नंबर आपका स्कोर इसमें 13-14 नंबर इंग्लिश की तरह ही एक काफ़ी सम्मानजनक स्कोर है। किसी के भी 20 में से 20 जीके में आते हों तो उनको मेरा साधारण नमन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट सीडीपी की बात करें, यदि सीडीपी 100 क्वेश्चन है इसमें और इसमें जो टाइम का टारगेट है 45 मिनट। यस, सीडीपी में 50% क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के होते हैं, उसके सिंपल ऑप्शन होंगे, 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो सही है उसको टिक कीजिए। लेकिन अब सीटेट और जो टीचिंग का एग्जाम है दोनों में वो लोग क्या करने लगे हैं कि यूपीएससी की तरह पहले तो 4 ऑप्शन देंगे और उस 4 ऑप्शन के नीचे भी 4 ऑप्शन होंगे कि बताइए इसमें से ए एंड बी इज राइट, बी एंड सी इज करेक्ट, ओनली ए बी एंड डी इज करेक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव, है ना। तो इस तरह के ऑप्शन रहते हैं, यानी आपको 2 बार माथा मारना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे अभी से, है ना। तो ये टारगेटेड टाइम है, टारगेट टाइम, यानी आप यहाँ पे इस टाइम में इसलिए नहीं कर सकते, यहाँ तक आप अपनी क्षमताओं को आपको क्या करना है, तैयारी करके ले जाना है। क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट आप सुनते होंगे क्या होते हैं कि इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और बाद में क्या होता है कि वो आकर के बाद में घर पे आकर के क्या कहते हैं कि अरे आता तो सब कुछ था, टाइम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो जो तैयारी करते हैं वो तैयारी करते हैं सिर्फ इसकी, टारगेट बनाते हैं सिर्फ मार्क्स का, टाइम का टारगेट नहीं बनाते। आपको इस पे भी काम करना है, दोनों पे काम करना है, मार्क्स पे भी काम करना है और टाइम पे भी काम करना है। वो कैसे काम करना है? प्रैक्टिस सेट बनाते टाइम या फिर स्पीड टेस्ट मारते टाइम वो काम करना है आपने, राइट। तो 45 मिनट में 70 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए जो जिन्हें अपनी क्षमताओं पे विश्वास है कि यस मेरे सामने वैकेंसी निकली है, मुझे मौका मिला है, तो मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पढ़ करके तैयारी करके अपनी क्षमताओं को बढ़ा करके एग्ज़ाम को सॉल्व करके सिलेक्शन ले सकता हूँ। ये उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है ये 70 मार्क्स जो कट ऑफ के भरोसे हैं कि यदि कट ऑफ डाउन गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे कट ऑफ डाउन जाएगा तो सबके लिए जाएगा, सिर्फ आपके लिए थोड़ी जाएगा। यानी कट ऑफ नीचे नहीं लानी, अपने आप को ऊपर लेके जाना है। और जो टाइम का टोटल टाइम जो टारगेट है, टारगेट टाइम का जो टोटल करेंगे तो आपका बनेगा 100 मिनट। यानी टाइम बोर्ड के द्वारा आपको दिया जा रहा है 120 मिनट, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए 100 मिनट।
ठीक है, मान लिया कि ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, हालांकि आइडियलिस्टिक है नहीं, इसको मैं अचीव कर चुका हूँ आपके सामने, ठीक है। वो मैं कभी अपने बारे में, अपनी जो तैयारी है उसके बारे में एक वीडियो लेके आऊँगा। अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी हम हाल फिलहाल में उसके बारे में बात करेंगे, बाद में थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, पॉसिबल हुआ है, कैसे पॉसिबल होगा उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। यानी 100 मिनट का टारगेट लेके चलेंगे तो जब 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग गया तो 110 मिनट में, यानी 10 मिनट आपके पास फिर भी सेव होगा। लेकिन यदि आप टाइम का टारगेट लेके नहीं चलेंगे, आपके दिमाग में ये है कि 120 मिनट है, तो फिर हो सकता है कि आपको 125 मिनट लगे, 130 मिनट लगे, 135 मिनट लग जाए, फिर वहाँ पे चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। आपके दिमाग में है, आपको सब कुछ याद है, लेकिन आप उसे कर नहीं पाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर आपका जो दुख है, जो दर्द है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आते हुए भी आप नहीं कर पाए, राइट। और जो मार्क्स का टारगेट है वो आपका हो गया कितना, 150 नंबर, यस 150 नंबर। इतना टारगेट लेके चलेंगे, और ये मैं हर एक कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ या फिर SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जितने कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट एग्जाम में बैठेंगे, ये टारगेट उन सब के लिए है। अपने आप को कैटेगरी कट ऑफ के भरोसे ना रखें, क्योंकि हर एक बच्चे के पास क्षमता है, ब्रिलियंट माइंड है। आप स्टार्टिंग जब तैयारी करेंगे, 150 का टारगेट करेंगे, तो क्या होगा, 140 तो ले ही आएंगे। कहा जाता है ना कि यदि किसी स्टार पे निशाना लगाना हो तो क्या करना है, चांद पे निशाना लगाइए, ताकि निशाना यदि चूक भी जाएगा तो निशाना किसी न किसी स्टार में जाके तो जरूर लग जाएगा, राइट। तो हम और आगे चलते हैं। सेफ स्कोर क्या है? सेफ स्कोर इस बार को जो DOE और NDMC वाली जो वैकेंसी है, इसका सेफ स्कोर या कट ऑफ, उसको डिसाइड करने में 3-4 फैक्टर हैं। वो फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। वो क्या क्या फैक्टर है? जैसे पहली बात, एक RTA के थ्रू एक डाटा आया था पीछे कि मार्केट में जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो संख्या है वो टोटल 10 लाख है, राइट। टोटल 10 लाख लोग हैं जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। पहली बात ये हम कहेंगे कि ये कट ऑफ को बढ़ाने वाली बात है। दूसरी बात, DSSP रिक्रूटमेंट, पिछले 2-3 सालों में DSSP ने लगातार भर्तियां करी हैं, PRT की, DOE में, MCD में, स्पेशल एजुकेटर में, 18 में करी है ना, 18 वाले की 19 में ज्वाइनिंग हुई, 19 वाले की 20 में ज्वाइनिंग हुई। तो मार्केट में कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हुआ है। तो इस बार जो कैंडिडेट बच गए हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो क्वालिटी वाले हैं, मतलब जिन्होंने ज़्यादा अच्छी तैयारी कर रखी थी, वो पहले से कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में घुस चुके हैं, वो आपको दोबारा से चुनौती देने नहीं आएंगे। तो आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और सिलेक्शन ले सकते हैं। अब जो एक बैड न्यूज़ ये है दोस्तों कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिला, वो क्या हुए कि KVS में चले गए। जैसे हम लोग जब थे, हम लोग KVS में वर्किंग थे, उस टाइम पे DOE का एग्ज़ाम हुआ और हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए और हम लोग KVS से डिजाइन करके आ गए। उस टाइम पे क्या हुआ कि KVS में थाउजेंड्स लोगों ने डिजाइन कर दिया, स्कूल के स्कूल खाली हो गए। KVS का जो रीजनल ऑफिस था RO, वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया हेडक्वार्टर को बात पहुंचा करके अपनी, कि कोई भी KV का जो टीचर है जिसने ज्वाइन किया है, कम से कम 2 साल की सर्विस किए बिना वो KV से डिजाइन नहीं करेगा। यदि करेगा तो उसे 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो कई सारे हिम्मत वाले ऐसे भी थे 2020 वाली भर्ती में कि 2 लाख मतलब ज्वाइन किए और 2 महीने के अंदर 2 लाख रुपया डिपार्टमेंट को दे करके वहाँ से डिजाइन करके आ गए। लेकिन मोस्टली लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने 2 लाख रुपए का बॉन्ड नहीं भरा और उन्होंने केवी में रहना पसंद किया। लेकिन KV में जो लेटेस्ट भर्ती हुई है, 2019 में भर्ती हुई है, और उनका अब हाल फिलहाल में ही क्या होगा कि 2 साल पूरा हो जाएगा, यानी वो उस 2 लाख वाले बॉन्ड से फ्री हो जाएंगे। वो यदि इधर दिल्ली आना चाहते हैं या फिर इधर सेलेक्ट होते हैं तो क्या होगा कि वो 3 महीने का नोटिस सर्व करेंगे, उसके बाद अपना रिजाइन करके इधर आ जाएंगे। यानी वो लोग आकर के कंपटीशन में बैठेंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि उनके पास एक्चुअल टीचिंग का, क्लासरूम टीचिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी, राइट। तो ये जो कट ऑफ है उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि ये कट ऑफ को थोड़ा सा हाईलाइट लाई जाएगा, राइट।
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर है वो मैं कहूँगा सेफ स्कोर बल्कि नहीं है, कट ऑफ जाने की जो गारंटी है, गारंटी तो खैर किसी चीज़ की नहीं है आज के टाइम पे जो महामारी चल रही है, लेकिन जो पूरी की पूरी संभावना है वो 135 प्लस है, इससे कम में नहीं बात बननी। पीछे जब इतनी सारी भर्तियां थी फिर भी कट ऑफ 125 के आसपास गई थी, तो इस बार इससे कम में बात नहीं बनेगी, सिर्फ 500 550 वैकेंसी है। तो आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप 150 का टारगेट लेके चलिए, 150 नंबर स्कोर कीजिए और चादर ओढ़ के सो जाइए। और जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आ जाए आपके पास उस दिन उठिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए, हैं मेडिकल होगा, मेडिकल में जाइए, मेडिकल क्लियर कीजिए और स्कूल का नाम देख करके जाके ज्वाइन कर लीजिए, राइट। तो दोस्तों ये आपका अपना चैनल था जॉन ऑफ पीडी, इसको लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, कोई सुझाव हो, कोई नेगेटिव पॉइंट हो उसे भी बताएं ताकि अगली वीडियो में हम उसे दूर करें। इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो भी अगली वीडियो आए उससे आप तुरंत ही अपडेट होकर के बाकी कैंडिडेट से एक कदम आगे रह सकें।